बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, आज हम उर्दू अलिफ का सबक नंबर 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बादल का गीत। क्या नाम है? बादल का गीत। ये हमारी नज़्म है। ये क्या है? नज़्म। स्टूडेंट्स, आपको गुज़िश्ता लेक्चर्स में समझाया गया था कि उर्दू में दो तरह की तहरीरें होती हैं, एक नज़्म और एक नस्र। नस्र होती है मज़ामीन, कहानियाँ, पैराग्राफ, हकायत, किस्से। और नज़्म होती है कि जिसमें शायर किसी तसव्वुर को या किसी ख़्याल को सामने रखकर एक मख़सूस अंदाज़ में अल्फाज लिखता है, जिन्हें हम मिसरे कहते हैं। और आपको ये बात पहले भी बताई गई है कि 2 मिसरे हों तो शेर होता है, 3 मिसरे हों तो मुसल्लस, 4 मिसरे हों तो बंद, 5 मिसरे हों तो मुखम्मस और 6 मिसरे हों तो मुसद्दस बनती है। ठीक है? तो ये मैंने इसलिए रिपीट किया है कि आप दोबारा इसको याद कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप अपनी किताब खोलें और किताब का सफ़ा नंबर 54 खोलेंगे। हमारे पहले दिन का काम है पढ़ाई। पहले दिन का काम क्या है? पढ़ाई। जी, खोल लिया? जी स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि हमारी ये नज़्म 3 मिसरों पर मुश्तमिल है। तो ये क्या कहलाएगी? ये मुसल्लस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मुसल्लस। तो आपने इसको जब लिखना है या याद करना है तो आपने ज़हन में रखना है कि 3 मिसरों से आप इसकी तशरीह करेंगे, कि 3 से ज़्यादा मिसरे आप लिखकर इसकी तशरीह नहीं करेंगे, फिर उसका तसलसल नहीं बनेगा। ठीक है जी। हमारे शायर का नाम क्या है? ये नज़्म किसने लिखी है? अहमद नदीम कासमी। ये नज़्म किसने लिखी है? अहमद नदीम कासमी। तो स्टूडेंट्स, आप पेंसिल अपने हाथ में रखें और मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करते जाएं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जी स्टूडेंट्स, शुरू करें। अब नज़्म को नज़्म की तरह ही हमने पढ़ना है। ठीक है? मेरा घर समुंदर की गहराइयों में, मैं रहता था लहरों की परछाइयों में, कभी सिप्पियों में कभी काइयों में। अब देखें यहाँ पर शायर ने क्या किया है कि उसने अपने आप को बादल बना दिया है। ठीक है? कि वो ये नहीं कह रहा कि बादल ने ऐसे कहा,
उसने खुद को तशबीह दे दी है बादल से, कि मैं एक बादल हूँ और फिर बादल के ऊपर क्या बीतती है वो इसमें आप बीती बता रहा है अपनी। ठीक है, तो अब यहाँ पर शायर ने कहा है कि बादल अपने आप को अपने बारे में बता रहा है, और क्या बता रहा है कि वो कहता है कि मेरी रिहाइश समुंदर की अमीक गहराइयों में थी। अमीक कहते हैं बहुत गहरे, बहुत ज़्यादा गहरा, कि उसने कहा है ना मेरा घर समुंदर की गहराइयों में, कि बादल कह रहा है कि मेरी रिहाइश या मेरा घर समुंदर की अमीक गहराइयों में थी। मैं रहता था लहरों की परछाइयों में, और मैं समुंदर की लहरों में अपना अक्स देख सकता था, या मुझे समुंदर की लहरों में अपना अक्स नज़र आता था। कभी सिप्पियों में, कभी काइयों में। सिप्पी कहते हैं, आप जानते हैं, आपने देखी होगी छोटी सी जिसके अंदर से मोती निकलता है। अमूमन वो समुंदर से साहिल पे जब आती है और जब आप उसे खोलते हैं तो उसमें से मोती निकलता है जो कि बहुत नायाब होता है। तो इसमें शायर क्या कह रहा है कि मैं कभी सदफ और सिप्पियों में घर बना लेता था। यानी आप देखें बादल है, बादल कैसे बना है कि वो पहले क्या था, पानी था। तो पानी किसी भी जगह पर जा सकता है, कभी वो सिप्पी में चला जाता था, कभी वो सदफ में चला जाता था, और कभी पानी के ऊपर जमा सब्जे पर बसेरा करता था। यानी बाज़ औक़ात ऐसे होता है जैसे साहिल के करीब कुछ पानी इकट्ठा हो जाता है, वो हरकत नहीं करता, तो जब पानी एक जगह पर खड़ा रहता है तो उसके ऊपर एक काई सी जम जाती है। ये जो उसने कहा है ना काइयों में, काई का मतलब है एक सब्जा सा आ जाता है पानी के ऊपर। तो बादल कह रहा है कि कभी मैं समुंदर की अमीर गहराइयों में रहता था, कभी मैं समुंदर की लहरों में अपना अक्स देखता था, कभी मैं सिप्पियों में घर बना लेता था, और कभी पानी के ऊपर जमा सब्जे पर बसेरा कर लेता था। यानी मैं कहीं पर भी चला जाता था, मुझे पूरी आज़ादी थी कि मैं समुंदर में कहीं पर भी फिर सकता हूँ। मगर एक दिन शोख तपती शुआएं पुकारे कि आह तुझको तारे दिखाएं, उड़ाएंगी तुझको नशीली हवाएं। अच्छा, अब बादल क्या कह रहा है कि मैं समुंदर का हिस्सा था, यानी मैं एक पानी का कतरा था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन तेज और गर्म सूरज की किरणें आकर मुझसे कहने लगी कि आओ तुम्हें आसमान के सितारों की सैर करवाएं। ये कहा है ना, मगर एक दिन शोख तपती, तपती का मतलब क्या है, गरम। तपती का मतलब क्या है, गरम। कि गरम और शोख किरणों ने क्या कहा, उस बादल के टुकड़े को या उस पानी को कहा कि आओ हम तुम्हें आसमान के सितारों की सैर करवाएं। इन सितारों को नज़दीक से देखो और तुम्हें सरमस्त हवाएं अपने शानों पर उठाकर सैर करवाएं। उड़ाएंगी तुझको नशीली हवाएं, नशीली यानी सरमस्त, कि अब वो क्या कह रही हैं शुआएं कि हम तुम्हें सितारों की सैर करवाते हैं और सरमस्त हवाएं अपने शानों पर बिठाकर तुम्हें सैर करवाएंगी। अब जब तपती शुआओं ने पानी को इस तरह से कहा, पानी के कतरे को कहा, तो बादल कह रहा है, सितारों की धुन में वतन छोड़ आया, हवाओं ने शाखों पे मुझको बिठाया, समुंदर से उठा पहाड़ों पे छाया। कि मुझे भी तजस्सुस हुआ, मुझे भी शौक़ हुआ कि चलो मैं जो है इनके साथ जाता हूँ और मैं सितारे देखता हूँ। तो सितारों की मोहब्बत और ख़्याल में बादल कह रहा है मैंने अपना वतन छोड़ दिया। तो क्या हुआ,
हवाओं ने शाखों पे मुझको बिठाया, तो हवाओं ने मुझे अपने ऊपर बिठा लिया। कभी मुझे दरख्तों की शाखों पर छोड़ देते। और फिर उसने क्या कहा, समुंदर से उठा पहाड़ों पे छाया, कि मैं समुंदर से निकलकर पहाड़ों पर छा गया। कि जब तपती शुआएं मुझे लेकर गईं तो मैं पानी का एक कतरा था, लेकिन जैसे जैसे मैं हवाओं के साथ उड़ता चला गया, मैंने बादल की शक्ल इख्तियार कर ली और मैं समुंदर से निकलकर पहाड़ों पर बादल की शक्ल में छा गया। समझ आया जी। नेक्स्ट है, मगर तेज झोंके ने आफत ये ढाई, मुझे एक पर्वत की चोटी दिखाई, कहा इससे लड़कर दिखा मेरे भाई। कि उसने कहा कि मैं बड़ा खुश था, मैं पहाड़ों पर छा गया था और जो है मैं सितारों को देखने की धुन में उड़ता चला जा रहा था, मगर क्या हुआ कि एक तेज़ झोंके ने, तेज़ हवा के झोंके ने जो है वो मुझ पे ये मुसीबत ढा दी कि उसने मुझे एक पर्वत यानी एक पहाड़ की चोटी तक पहुंचा दिया और कहा जा और जाके इससे लड़के दिखा कि पहाड़ की चोटी कितनी ऊपर होती है, और उस बादल के टुकड़े को वहाँ तक पहुँचाया और कहा कि अब इस चोटी के साथ लड़कर दिखा। तो आप इसकी किस तरह से तशरीह लिखेंगे कि बादल कहता है कि इतने में तेज़ झक्कड़ चला, उसने मुझ पर ये मुसीबत डाली कि मुझे उठाया और एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर लाकर कहने लगा, ए दोस्त इस पहाड़ से लड़कर दिखा। ठीक है। नेक्स्ट है, मैं लपका तो पर्वत ने मुझको धकेला, वो अकड़ा मैं गरजा, वो बफरा मैं खेला, पर अफसोस फानी है खेलों का मेला। यानी अब उसने कहा कि जब मुझे तेज़ हवा के झोंके ने कहा कि पहाड़ से लड़कर दिखा, तो मैं पहाड़ की तरफ जैसे ही आगे बढ़ा तो पहाड़ ने मुझे पीछे की तरफ धक्का दे दिया और वो अपनी जगह अकड़ा हुआ था कि भी मैं बहुत बुलंद हूँ। कह रहे जब वो अकड़ा तो मैं गरजा। आप जानते हैं ना जब बादल गरजता है तो आवाज़ आती है, तो उसने कहा कि जब पहाड़ ने अकड़ दिखाई तो मैंने गरजना शुरू कर दिया। जब मैं गरजा तो उसको गुस्सा आ गया, बफरा यानी वो गुस्से में आ गया, तो मैंने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया कि वो गुस्से में है तो मैं उसके गुस्से का मज़ा उठा रहा था कि अच्छी बात है कि मेरे गरजने से ये गुस्से में आ गया है। लेकिन वो कहता मैं ये भूल गया था कि कभी भी किसी के साथ खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल ख़त्म हो जाते हैं, खेल फ़ानी है, फ़ना हो जाने वाले हैं, वो हमेशा नहीं रहते। तो इसकी आप कैसे तशरीह करेंगे? बादल कहता है जूं ही मैं पहाड़ की तरफ बढ़ा तो पहाड़ ने मुझे दूर धकेल दिया। वो अपनी जगह पर अकड़ा हुआ था, मैं इससे खेल रहा था, लेकिन अफसोस ऐसे खेलों का अंजाम फना और मौत होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, पहाड़ों ने ऐसी मुझे पटखनी दी कि तंग आके मैदान की मैंने राह ली, मुझे ले उड़ी शोख परियां हवा की। अब इसमें क्या कहा है कि जब मैं पहाड़ों से खेल रहा था तो पहाड़ों ने मुझे पटख दिया। पटखना जोर से ज़मीन पर गिराना, ऐसे गिराना कि जैसे देखिए जब हम कोई लड़ा होता है आपस में, तो एक शख्स दूसरे को क्या करता है कि वो ज़ोर से ज़मीन पर गिराता है ताकि उसको चोट लगे और वो उठ ना सके। तो इसी तरह पहाड़ों ने बादल के साथ किया। बादल कह रहा है कि उन्होंने मुझे ऐसी पटखनी दी कि फिर मैं ऊपर दोबारा ना जा सका और फिर मैंने तंग आकर मैदान की तरफ चलना शुरू कर दिया। यानी मैं फिर ज़्यादा ऊपर नहीं गया, मैं मैदान की तरफ चलना शुरू हो गया और फिर मुझे हवा की शोख परियां लेकर उड़ने लगी। ठीक है। तो आप इसको तशरीह में कैसे लिखेंगे कि बादल कहता है कि ऊंचे पहाड़ों ने मुझे इतनी ज़ोर से ज़मीन पर गिरा दिया कि मुझे कहीं जगह ना मिली और मुझे मजबूरन
मैदान का रुख करना पड़ा और हवा की हसीन और तेज़ परियां मुझे लेकर उड़ने लगी। ठीक है जी। नेक्स्ट अब आप देखें अपना पेज नंबर 55, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 55 देखेंगे। हमारा नेक्स्ट यानी हमारा नेक्स्ट बंद आप कह सकते हैं, या हमारी अगली मुसल्लस क्या है? मैं जब थक गया ज़ोर से बिलबिलाया, हवाओं को बिजली का कूड़ा दिखाया। कोड़ा। ये क्या है? कोड़ा। कोड़ा कहते हैं एक हंटर होता है जो कि मारने के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्या कह रहा है? मैं जब थक गया ज़ोर से बिलबिलाया, हवाओं को बिजली का कोड़ा दिखाया, इधर से निकलकर उधर घूम आया। यानी उसने कहा कि जब मुझे शोख परियां लेकर उड़ने लगी तो मैं उड़ उड़ कर थक गया। जब मैं थक गया तो मैं रोना शुरू हो गया। बिलबिलाया यानी रोया, तो मैं बहुत ज़ोर से रोना शुरू हुआ और मैंने हवाओं को बिजली का कोड़ा दिखाया, यानी मेरे अंदर से बिजली निकलना शुरू हो गई, बिजली चमकना शुरू हो गई। आप देखते हैं ना, जब बारिश होती है, बादल गरजते हैं और फिर बिजली चमकती है, तो ये एक पूरे हालात जो हैं वो बादल के यहाँ पर बताए गए हैं कि जब उसने कहा कि मैं थक गया और बहुत ज़्यादा मैं थक गया था, तो मैंने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और मैंने हवाओं को बिजली का कोड़ा भी दिखाया, यानी मेरे अंदर से बिजली चमकना शुरू हो गई। इधर से निकलकर उधर घूम आया कि मैं कभी एक तरफ घूमकर चला जाता था और कभी दूसरी तरफ चला जाता था। ठीक है, अब इसकी तशरीह आप क्या लिखेंगे? बादल कहता है कि जब मैं उड़ते उड़ते थक हार गया तो बड़ी ताकत से चीखने चिल्लाने लगा और हवाओं से बिजलियां कूंदने लगीं। मैं फिजा से निकलकर ज़मीन के मद्दार में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं लपका, मैं पलटा, मैं गरजा, मैं चमका, धुआं बन के छाया, दिया बन के दमका, किसी को ना था रंज कुछ मेरे गम का। यानी अब यहाँ पर बादल क्या कह रहा है कि कभी मैं लपक रहा था, यानी कभी मैं आगे की तरफ जा रहा था, कभी मैं पीछे की तरफ जा रहा था, कभी मैं गरज रहा था, कभी मैं चमक रहा था, कभी मैं इस तरह बन जाता था जैसे कि फ़िज़ा में धुआं हो गया हो। आप देखते हैं ना, कुछ बादल ऐसे होते हैं जो कि हमें उड़ते हुए महसूस होते हैं, ऐसे लगता है जैसे धुएं के बादल हों। तो उसने कहा कि मैं ऐसे भी बन जाता था जैसे कि फ़िज़ा में धुआं हो और मैं हर तरफ छा जाता था। दिया बन के दमका, यानी कभी मेरे अंदर से बिजलियाँ निकलती थी जिससे रोशनी हो जाती थी। किसी को ना था रंज कुछ मेरे गम का, लेकिन किसी को कोई अफसोस, कोई दुख नहीं था कि मैं किस तकलीफ़ में हूँ, कि मैंने अपना वतन छोड़ दिया सितारे देखने के धुन में, और उसी में मैं आसमान पर छा गया, बादल बन गया और मैं एक जगह से निकल के दूसरी जगह चला गया। और मुझे गुस्सा भी बहुत था, मैं थक भी गया था, मैं गरज भी रहा था, चमक भी रहा था, लेकिन किसी को मेरी इस तकलीफ़ का एहसास नहीं था। जी, तो आप इसको किस तरह से तशरीह में लिखेंगे? बादल कहता है कि मैं बुलंदियों से ज़मीन की तरफ लपका, मैं पलट कर आने लगा और ज़ोर से गरजने लगा और पूरी तरह चमकने लगा, तो ज़मीन पर हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया और काले स्याह बादल नज़र आने लगे। मैंने अभी आपको बताया ना कि बादल इस तरह लगते थे जैसे धुआं ही धुआं हो। मैं इस अंधेरे में चिराग बन के चमक धमक रहा था, लेकिन मेरी मुसीबत और गम पर किसी को कोई दुख और गम ना था। जी, नेक्स्ट है, अब आया था धरती पे रोने रुलाने, मैं रोया तो दुनिया लगी मुस्कुराने, ये क्या राज है हाय ये कौन जाने। ठीक है, यानी उसने कहा कि मैं ज़मीन की तरफ जब आया
तो मैं चाहता था कि मैं जब ज़मीन पर आऊँ तो ज़मीन रोना शुरू कर दे। धरती ज़मीन को कहते हैं कि मैं ज़मीन पर आने का क्या मतलब है कि वो बरसना शुरू हो गया, बारिश शुरू हो गई। तो उसने कहा कि मैं आया तो इसलिए था, यानी मैं बारिश बन के इसलिए बरसा कि दुनिया वाले परेशान हो जाएं। लेकिन ये क्या मुआजरा हुआ कि जब मैं बारिश बन के बरसा तो दुनिया हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, लोग खुश हो गए। ये क्या राज है, हाय ये कौन जाने। यानी उसने कहा कि ये क्या राज है, ये क्या भेद है, मैं इसको नहीं जान सका। तो आप किस तरह से इसकी तशरीह लिखेंगे कि बादल कहता है अब मैं ज़मीन पर बरसने के लिए आया, जब मैं रोने यानी बरसने लगा तो दुनिया खुश हो गई और मुस्कुराने लगी। ये राज क्या था, काश कोई इससे वाकिफ होता। ठीक है। मेरे आंसुओं से ज़मीं धुल चुकी है, मेरी ज़िंदगी इस तरह घुल चुकी है, मगर एक गुत्थी तो अब खुल चुकी है। गुत्थी किसे कहते हैं, राज को। इसने कहा कि जब मैं रोया तो मेरे रोने से ज़मीन साफ सुथरी हो गई, धुल गई। जाहिर बात है जब बारिश होगी तो ज़मीन साफ सुथरी हो जाएगी, धुल जाएगी। उसने कहा मेरी ज़िंदगी का खात्मा हो गया, मेरी ज़िंदगी इस तरह घुल चुकी है कि मेरी ज़िंदगी का इस तरह खात्मा हो गया, मगर एक राज, एक गुत्थी जो थी, एक राज जो था वो पूरी तरह मुझ पर वाज़े हो गया। ठीक है। तो आप इसकी तशरीह कैसे लिखेंगे। बादल कहता है कि मेरे बरसने से ज़मीन साफ शफाफ हो चुकी है और मेरी ज़िंदगी का इस तरह खात्मा हो गया है, मगर एक राज जो अभी तक दर पर्दा था यानी पर्दे के अंदर था, अब खुलकर वाज़े हो गया है। ठीक है। यानी उसे जो लग रहा था कि मैं रोऊंगा या मैं बिलबिलाऊंगा, मैं गरजूंगा, चमकूंगा तो दुनिया उससे परेशान हो जाएगी, लेकिन दुनिया खुश हो गई। तो वो क्यों खुश हुई उसका राज मुझे पता चल गया। अब आगे क्या कह रहा है शायर, ये सब नाले दरियाओं में जा गिरेंगे, ये दरिया समंदर में जाकर मिलेंगे, समंदर से मिलकर मेरे दिन फिरेंगे। कि मैं जब बारिश की शक्ल में बरसा हूँ तो वो पानी बहते बहते नदी नालों में चला गया है और नदी नालों से वो पानी कहाँ जाएगा, दरियाओं में जाएगा, दरियाओं से वो समंदर में जाएगा और जब समुंदर में जाएगा तो दोबारा मुझे मेरा घर मिल जाएगा और मैं दोबारा समुंदर का हिस्सा बन जाऊंगा। तो यहाँ पर आपने किस तरह से तशरीह लिखनी है। बादल कहता है कि मेरे बरसने से नाले भर जाएंगे और नालों का सारा पानी इकट्ठा होकर दरियाओं में जा शामिल होगा और फिर ये सारे दरिया समुंदर का हिस्सा बन जाएंगे और समुंदर के साथ मिलकर मेरे दिन फिर जाएंगे और मुझे हमेशा की ज़िंदगी मिल जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी नज़्म मुकम्मल हो गई है। अब इसमें आपको किस चीज़ के बारे में बताया गया है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, ये है वाटर सर्कल, यानी पानी कैसे बनता है और किस तरह से पानी से बादल बनते हैं। बादल जो है वो जब गहरी जगह पे जाते हैं या जहाँ पर दर्जा हरारत कम होता है वहाँ जाते हैं, वहाँ बरसते हैं, वो पानी की दोबारा सूरत इख्तियार करते हैं और फिर वो जाकर जो है वो दोबारा दरियाओं में और समुद्रों में मिल जाते हैं। तो ये एक वाटर सर्कल बताया गया है कि पानी का चक्कर किस तरह से चलता है, कि किस तरह पानी किस में तब्दील हुआ, आबी बुखारात में। कि आप इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि आप एक बहुत गर्मी हो तो आप किसी चीज़ में, किसी ग्लास में, किसी प्याली में या किसी बाउल में आप तेज़ धूप में पानी को रख दें। आप देखेंगे कि शाम तक उसमें से काफ़ी पानी कम हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि वो उसमें से पानी आबी बुखारात में तब्दील होकर
हवा के साथ उड़ना शुरू हो जाता है, और फिर जब वो उड़ता है और ज़्यादा बुखारात आपस में मिलते हैं तो बादल बनते हैं। बादल से जो है वो फिर बादल उड़ते उड़ते बरसते हैं मुख्तलिफ जगहों पर जाकर। जब वो बरसते हैं तो दोबारा पानी की शक्ल इख्तियार करते हैं, फिर वो पानी बहते बहते दोबारा समुद्रों में चला जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सबक अब आपको समझने में आसानी होगी। ये आपका पहले दिन का काम मुकम्मल हो गया है। स्टूडेंट्स, अब हम अपना दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे। दूसरे दिन का काम है अल्फाज मायनी। क्या है? अल्फाज मायनी। आप लोग अपनी किताब का सफ़ा नंबर 139 खोलेंगे। सफ़ा नंबर 139 जी खोल लिया। हम इस पर अपने अल्फाज मायनी पढ़ेंगे। पहला लफ्ज़ है आफत। आफत के मायनी है मुसीबत। आफत के क्या मायनी है? मुसीबत। नेक्स्ट है बिल बिलाना। बिल बिलाना के मायनी है तड़पना, बेकरारी से रोना, चिल्लाना। क्या क्या मायने हैं? तड़पना, बेकरारी से रोना, चिल्लाना। नेक्स्ट वर्ड है पटखनी देना। पटखनी देना से मुराद है गिराना, ज़मीन पर दे मारना। गिराना, ज़मीन पर दे मारना। नेक्स्ट वर्ड है पर्वत। पर्वत के मायने हैं पहाड़। पर्वत के क्या मायने हैं? पहाड़। नेक्स्ट वर्ड है दमका। दमका के मायने हैं चमका। दमका के क्या मायने हैं? चमका। नेक्स्ट वर्ड है धुन। धुन के मायने हैं तर्स, लय, ख्याल। धुन के क्या क्या मायने हैं? तर्स, लय, ख्याल। नेक्स्ट वर्ड है सिप्पियाँ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सिप्पियाँ। सिप्पियाँ के क्या मायने हैं? सदफ। क्या मायने हैं? सदफ। नेक्स्ट वर्ड है शुआएं। शुआएं, इसके क्या मायने हैं? सूरज की किरणें। इसके क्या मायने हैं? सूरज की किरणें। नेक्स्ट वर्ड है काई। काई के मायने हैं फफूंदी, एक किस्म का सब्ज़ा जो पानी पर जम जाता है। काई के क्या मायने हैं? फफूंदी, एक किस्म का सब्ज़ा जो पानी पर जम जाता है। नेक्स्ट वर्ड है गुत्थी। गुत्थी के मायने हैं पेचीदगी, गांठ, गिरहें जो धागे में पड़ जाती हैं। गुत्थी के क्या मायने हैं? पेचीदगी, गांठ
या गिरहें जो धागे में पड़ जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड है नशीली। नशीली के मायने हैं सरशार, मखमूर, मस्त। नशीली के क्या मायने हैं? सरशार, मखमूर, मस्त। जी स्टूडेंट्स, ये आपके किताब के अल्फाज मायने मुकम्मल हो गए। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 57 पर सवाल नंबर 8 है, दर्ज झैल अल्फाज का मफ़हूम वाज़े करें। यानी यहाँ पर भी कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं जिनके मायने हैं, तो आप नंबरिंग जब करेंगे तो किताब के आखिर में 11 अल्फाज मायने हैं और बाकी जो अल्फाज मायने हैं वो इस सवाल से रिलेटेड हैं। तो आपने 11 के नीचे ही बाकी ये अल्फाज लिखने हैं और 12 से आप इसकी नंबरिंग शुरू करेंगे। तो नंबर 12 है तपती शुआएं। तपती शुआएं यानी गरम किरणें। क्या है? गरम किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नशीली हवाएं। नशीली हवाएं का मतलब है मस्त कर देने वाली हवाएं। नशीली हवाएं का क्या मतलब है? मस्त कर देने वाली हवाएं। नेक्स्ट है शोख परियां। शोख परियां के मायने हैं शरीर परियां। शरीर परियां। नेक्स्ट हमारा है गुत्थी खुलना। गुत्थी खुलना, तो इसका क्या मायने है? पेचीदगी दूर करना, यानी एक राज का खुल जाना, एक पेचीदगी का दूर हो जाना। नेक्स्ट है दिन फिरना। दिन फिरना के मायने हैं अच्छे दिन आना। दिन फिरना के मायने हैं अच्छे दिन आना। तो ये आपके 16 अल्फाज मायने हो जाएंगे, आपने इकट्ठे लिखने हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 55 खोलेंगे। हमारा पहला सवाल है, यानी हमारी मश्क का जो पहला सवाल है वो है मुख्तसिर जवाब दें। मुख्तसिर जवाब दे में पहला सवाल है बादल का घर कहाँ है? क्या सवाल है? बादल का घर कहाँ है? तो आप इसका क्या जवाब लिखेंगे? बादल का घर समुंदर की गहराइयों में है। क्या लिखेंगे? बादल का घर समुंदर की गहराइयों में है। सवाल नंबर 2 है बादल को एक दिन तपती शुआओं ने क्या कहा? कि तपती शुआओं ने बादल को एक दिन क्या कहा? क्या कहा था? बादल को तपती शुआओं ने कहा आ तुझको तारे दिखाएं। ठीक है, क्या आंसर होगा? बादल को तपती शुआओं ने कहा आ तुझको तारे दिखाएं। सवाल नंबर 3 है बादल ने किस धुन में अपना वतन छोड़ दिया? बादल ने किस धुन में अपना वतन छोड़ दिया? कि क्या ख्याल आया था? कौन सी लहर थी? कौन सा एक उसको ख्याल या तसव्वुर आया था जिस पर उसने अपना वतन छोड़ दिया? तो आप क्या लिखेंगे? बादल ने सितारों की धुन में अपना वतन छोड़ दिया। क्या लिखेंगे? बादल ने सितारों की धुन में अपना वतन छोड़ दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल थक गया तो उसने क्या किया? यानी जब बादल उड़ उड़ के थक गया तो उसने क्या किया? तो क्या जवाब लिखेंगे? बादल जब थक गया तो जोर जोर से बिलबिलाया। क्या होगा? बादल जब थक गया तो जोर जोर से बिलबिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल के रोने से क्या मुराद है? क्या सवाल है? बादल के रोने से क्या मुराद है? यानी बादल रोना शुरू हो गया, इसका क्या मतलब है? तो आप क्या जवाब लिखेंगे? बादल के रोने से मुराद बारिश का होना है। क्या जवाब लिखेंगे? बादल के रोने से मुराद बारिश का होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल के रोने से दुनिया क्यों मुस्कुराती है? यानी जब बादल रोता है तो दुनिया क्यों मुस्कुराती है? तो क्या जवाब लिखेंगे? बादल के रोने से दुनिया इसलिए मुस्कुराती है क्योंकि उसका रोना बारिश का होना है, जिससे दुनिया खुश हो जाती है। तो पता चला क्यों मुस्कुराती है? क्योंकि बादल का रोना क्या है? बारिश का होना। और जब बारिश होती है तो दुनिया खुश हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल पर आखिरकार कौन सी गुत्थी खुली? यानी कौन सी पेचीदगी जो है वो दूर हो गई? क्या सवाल है? बादल पर आखिरकार कौन सी गुत्थी खुली? तो क्या जवाब आप इसका लिखेंगे? बादल पर आखिरकार ये गुत्थी खुली कि मेरे बरसने से ज़मीन साफ हो चुकी है और मेरी ज़िंदगी का इस तरह खात्मा हो गया है। यानी बादल ये कह रहा है कि जब मैं बरसा तो मेरे बरसने से ज़मीन साफ सुथरी हो गई, लेकिन उसके साथ ही मेरी ज़िंदगी का भी खात्मा हो गया। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस नज़्म का खुलासा लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस नज़्म का खुलासा लिखिए। तो आप जानते हैं कि हमने लिखना होता है कि पूरी नज़्म में क्या बताया जा रहा है। तो मैं एक मर्तबा खुलासा पढ़ देती हूँ, आपके पास ये काम मौजूद होगा, आप अपने सामने खोल लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो क्या है इसका खुलासा? शायर कहते हैं कि बादल खुद कह रहा है कि मेरा घर समुंदर की गहराइयों में है और मैं समुंदर की लहरों के ऊपर बसेरा करता था। कभी सिप्पियों के बीच अपना घर बना लेता था और कभी पानी के ऊपर वाले सब्ज़े में रिहाइश कर लेता था। एक रोज़ तपती किरणें मुझसे कहने लगीं, आओ तुम्हें आसमान के सितारों की ज़ियारत कराएं। सरमस्त हवाओं ने मुझे अपने शानों पर बिठा लिया। ये आपका पहला पैराग्राफ मुकम्मल हो गया। उसके बाद 2 फिंगर गैप से दूसरा पैराग्राफ आप शुरू करेंगे। बादल कह रहा है कि मैंने सितारों को देखने के लिए अपना वतन छोड़ दिया और जब हवाओं ने मुझे अपने कंधों पर बिठा लिया तो मैं समुंदर से निकलकर पहाड़ों पर
छा गया। ये आपका सेकंड पैराग्राफ मुकम्मल हो गया। अब आपका थर्ड पैराग्राफ है, अचानक एक तेज हवा के झोंके ने मुझे उठाया और एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर लाकर कहा, ए मेरे दोस्त, इससे लड़कर दिखा। जूं ही मैं पहाड़ की तरफ बढ़ा, पहाड़ ने मुझे दूर धकेल दिया। वो अपनी जगह पर अकड़ा हुआ था। जब मैं जोर से गरजा तो पहाड़ गुस्से में आ गया, लेकिन मैं उसके साथ खेलता रहा। अफसोस, ऐसे खेलों का अंजाम मौत होती है। ये आपका तीसरा पैराग्राफ मुकम्मल हो गया। अब आप चौथे पैराग्राफ से लिखेंगे, पहाड़ों ने मुझे जोर से ज़मीन पर गिरा दिया और मैंने मैदान का रुख किया तो हवा की हसीन परियां मुझे लेकर उड़ने लगीं और मैं फ़िज़ा से निकलकर ज़मीन पर आ गया। मैं नीचे की तरफ लपका, पलटकर आने लगा, गरजने और चमकने लगा तो ज़मीन पर हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया। मैं चिराग बनकर चमकने लगा, लेकिन किसी को मेरे गम का एहसास ना था। मैं जब ज़मीन पर बरसने लगा तो दुनिया मुस्कुराने लगी। इसमें क्या राज है, ये कोई नहीं जान सका। मेरे बरसने से ज़मीन साफ हो गई। इस तरह मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। बादल के बरसने से नदी, नाले, समुंदर और दरिया पानी से भर गए। तो स्टूडेंट्स, ये आपका खुलासा भी मुकम्मल हो गया और इसके साथ ही हमारा दूसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया है। स्टूडेंट्स, अब हम अपना तीसरे दिन का काम शुरू करेंगे। तीसरे दिन का काम है हमारा किताब का मारूज़ी काम। किताब का मारूज़ी काम आप लोग अपनी किताब का सफ़ा नंबर 55 खोलें। जी, खोल लिया। अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि सवालात के बाद हमारा दूसरा सवाल है, यानी पहला सवाल था मुख्तसर जवाब दें। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 2 है, मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। क्या सवाल है? मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें, यानी हमारी ये खाली जगह है। आपने मिसरे देखने हैं और फिर इन्हें मुकम्मल करना है। ठीक है जी। पहला है, मेरा घर डैश की गहराइयों में। कहाँ पे है? मेरा घर डैश की गहराइयों में। तो क्या आएगा? समुंदर। क्या आएगा? समुंदर।
कि मेरा घर समुंदर की गहराइयों में। नेक्स्ट है उड़ाएंगी तुझको डैश हवाएं। कौन सी हवाएं? नशीली। कौन सी हवाएं उड़ाएंगी? नशीली। तो उड़ाएंगी तुझको नशीली हवाएं। जी स्टूडेंट्स, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 56 खोलें। थर्ड हमारी ब्लैंक है मुझे ले उड़ी डैश हवा की। मुझे ले उड़ी डैश हवा की। तो डैश में क्या आएगा? शोख परियां। डैश में क्या आएगा? शोख परियां। ठीक है। नेक्स्ट है समुंदर से उठा डैश पे छाया। यानी जब बादल समुंदर से उठा तो कहाँ पर छाया था? पहाड़ों। पहाड़ों पे छाया। तो यहाँ पर पहाड़ों आ जाएगा। नेक्स्ट है मगर एक डैश तो अब खुल चुकी है। मगर एक डैश तो अब खुल चुकी है। तो क्या आएगा? गुत्थी। गुत्थी का क्या मतलब है? पेचीदगी या राज के एक। मगर एक गुत्थी तो अब खुल चुकी है। जी स्टूडेंट्स, ये आपके मिसरे मुकम्मल हो गए। सवाल नंबर 3 है दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाएं। क्या है? दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाएं। ठीक है। आप अपनी पेंसिल हाथ में रखें और जो दुरुस्त जवाब होगा उसके ऊपर गुड का निशान लगाते जाएं। पहला है बादल का घर किन गहराइयों में है? किन गहराइयों में है? जी, समुंदर की। तो जहाँ पर समुंदर की लिखा है वहाँ आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट है बादल ने किसकी धुन में वतन छोड़ा? किसकी धुन में वतन छोड़ा था? जी, सितारों की। तो जहाँ पर लिखा हुआ है सितारों की उस पे आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट है हवाओं ने बादल को कहाँ बिठाया? हवाओं ने बादल को कहाँ बिठाया? जब यानी हवाएं बादल को लेकर उड़ी तो कहाँ पर बिठाया था? जी, शाखों पे। कहाँ बिठाया था? शाखों पे। तो जहाँ पर शाखों पे लिखा है वहाँ आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट है बादल को पर्वत की चोटी किसने दिखाई? किसने दिखाई? झोंके ने। तो जहाँ पर झोंके लिखा हुआ है, झोंके ने लिखा हुआ है वहाँ आप टिक कर देंगे। बादल को किसने पटखनी दी? किसने पटखनी दी थी? यानी किसने उसको ज़मीन पर गिरा दिया था? पहाड़ों ने। तो जहाँ पर पहाड़ों ने लिखा है वहाँ आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट 3 मिसरों के बंद वाली नज़्म को क्या कहते हैं? यानी वो नज़्म जिसके 3 मिसरे हों उसे कौन सी नज़्म कहा जाता है? तो आपको ये मैंने रीडिंग में सबसे पहले बताया था। क्या कहते हैं? जी, मुसल्लस। क्या कहते हैं? मुसल्लस। तो जहाँ पर मुसल्लस लिखा है वहाँ आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। क्या है? अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। के नीचे अल्फाज लिखे हुए हैं, आपने उनके मुतरादिफ लिखने हैं। ठीक है। बल्कि आपकी बुक में सामने जगह बनी हुई है लिखने के लिए, तो आपने उसी तरीके से काम करना है। ठीक है जी। पहला लफ्ज़ है आफत। आफत का क्या है मुतरादिफ? मुसीबत।
आफत का मुतरादिफ क्या है? मुसीबत। पर्वत, पर्वत का मुतरादिफ है पहाड़। पर्वत का मुतरादिफ क्या है? पहाड़। शाख का मुतरादिफ क्या है? टहनी। शाख का मुतरादिफ क्या है? टहनी। बिलबिलाया, बिलबिलाया का मुतरादिफ है रोया। बिलबिलाया का मुतरादिफ क्या है? रोया। नेक्स्ट है रंज। रंज का मुतरादिफ क्या है? गम। रंज का मुतरादिफ क्या है? गम। और धरती का मुतरादिफ क्या है? जमीन। धरती का मुतरादिफ क्या है? जमीन। तो ये आपके अल्फाज मुतरादिफ मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखें। यानी जो वाहिद हैं उनके आगे जमा लिखने हैं, जो जमा हैं उनके आगे वाहिद लिखने हैं। अब आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि आपने इसके 4 कॉलम्स बनाने होते हैं। अब वो 4 कॉलम्स आप कैसे बनाएंगे? वाहिद जमा जमा वाहिद। ठीक है, यहाँ पर एक सीक्वेंस में इसलिए लिखे गए हैं कि आप जानते हैं कि आपका बोर्ड वर्क थोड़ा ज़्यादा है, तो जगह कम होने की वजह से इस तरह लिखे गए हैं, लेकिन आपने कॉपी पर 4 कॉलम में काम करना है। ओके जी। तो पहला लफ्ज़ है लहर। लहर की जमा है लहरें। लहर वाहिद है और उसकी जमा है लहरें। नेक्स्ट है गहराई। गहराई की जमा है गहराइयाँ। गहराई की जमा है गहराइयाँ। जी। नेक्स्ट है श्वा। श्वा की जमा है श्वाएं। श्वा की जमा है श्वाएं। नेक्स्ट है हवा। हवा की जमा है हवाएं। हवा की जमा क्या है? हवाएं। अब आप देखें कि ये सब वाहिद थे जिनकी जमा आपने लिखी है। अब नेक्स्ट आ गया है शाखें। शाखें ये जमा है, तो आपने इसका वाहिद लिखना है शाख। शाखें का वाहिद क्या है? शाख। नेक्स्ट है झोंके। अब झोंके भी जमा है, तो इसका वाहिद लिखेंगे, क्या होगा वाहिद इसका? झोंका। क्या वाहिद है? झोंका। नेक्स्ट वर्ड है गुत्थी। गुत्थी की जमा लिखेंगे क्योंकि ये वाहिद लफ्ज है, तो क्या हो जाएगा? गुत्थियां। गुत्थी की जमा क्या होगा? गुत्थियां। ठीक है, ये आपके वाहिद के जमा और जमा के वाहिद मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जुमले बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जुमले बनाएं। पहला लफ्ज है आंसू। पहला लफ्ज क्या है? आंसू। आप इसका क्या जुमला बनाएंगे? इसका जुमला बनेगा बादल के आंसुओं से जमीन धुल गई। क्या जुमला बनेगा आंसू का? बादल के आंसुओं से जमीन धुल गई। नेक्स्ट वर्ड है पर्वत। क्या वर्ड है? पर्वत, जिसका मायने क्या है? पहाड़। तो आप क्या लिखेंगे? केटू पर्वत बहुत ऊंचा है। ठीक है, क्या लिखेंगे? केटू पर्वत बहुत ऊंचा है। नेक्स्ट वर्ड है झोंका। झोंका का आप जुमला बनाएंगे, ट्रेन की खिड़की से हवा के तेज झोंके आने लगे। क्या बनाएंगे? ट्रेन की खिड़की से हवा के
तेज झोंके आने लगे। नेक्स्ट आपका वर्ड है फानी। फानी का जुमला बनाएंगे, दुनिया की हर चीज फानी है। फानी का क्या जुमला बनाएंगे? दुनिया की हर चीज फानी है। नेक्स्ट है राज। राज का जुमला आप बनाएंगे, हमें दूसरों के राज को पोशीदा रखना चाहिए। क्या जुमला बनेगा? हमें दूसरों के राज को पोशीदा रखना चाहिए। ये आपके अल्फाज जुमले मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मुतज़ाद लिखें, यानी ये अल्फाज लिखे हुए हैं, आपने इनके मुतज़ाद लिखने हैं। तो क्या मुतज़ाद होंगे? फानी का मतलब होता है ख़त्म हो जाने वाला, फना हो जाने वाला। तो इसका मुतज़ाद आप क्या लिखेंगे? बाकी। फानी का क्या होगा मुतज़ाद? बाकी। नेक्स्ट है गहराई। गहराई का मुतज़ाद है ऊंचाई, क्योंकि आप जानते हैं गहराई होता है जो ज़मीन के नीचे तक चला जाए, वो गहराई है। तो उसका मुतज़ाद क्या होगा? ऊंचाई, यानी ऊपर ही ऊपर जाना। ठीक है। नेक्स्ट है रंज। रंज का मुतज़ाद है खुशी। रंज का मुतज़ाद है खुशी। नेक्स्ट है वतन। वतन का मुतज़ाद है परदेस। वतन का क्या मुतज़ाद है? परदेस। नेक्स्ट अफसोस। अफसोस का मुतज़ाद है खुशी। अफसोस का मुतज़ाद है खुशी। क्या मुतज़ाद है? एक मर्तबा दोबारा पढ़ लीजिए। फानी, बाकी, गहराई, ऊंचाई, रंज, खुशी, वतन, परदेस, अफसोस, खुशी। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम मिलाएं, जो कि आपके सफ़ा नंबर 57 पर है। जी, कॉलम आपने बुक पर ही मिलाने हैं। ठीक है। कॉलम अलिफ को दिए गए अल्फाज के कॉलम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। तो ये आपका कॉलम अलिफ है और ये आपका कॉलम बे है। अब आपने इसको मिलाना है। पहला है समुंदर। समुंदर में क्या होती हैं? मौजें। समुंदर में क्या होती है? गहराई। समुंदर में क्या होती है? गहराई। कि समुंदर बहुत गहरा होता है, तो हमने समुंदर को गहराई से मिला देना है। ठीक है। नेक्स्ट है लहरें। लहरें का मुतरादिफ है मौजे। मुतलका लफ्ज़ है ना, तो लहरें का मुतरादिफ क्या है? मौजे। तो लहरें और मौजे आपस में मिला दें। नेक्स्ट है सिपियाँ। सिपियाँ, अब इसमें क्या होते हैं? सिपियों में क्या होते हैं? मोती। तो आपने सिपियाँ को मोती से मिला देना है। नेक्स्ट है चमका। चमका का मुतल्लिका लफ्ज़ है दमका। तो चमका को आपने दमका के साथ मिला देना है। और नेक्स्ट है रंज। रंज का मुतल्लिका लफ्ज़ है गम। तो रंज को गम से मिला देना है। ठीक है। अब क्या है? समुंदर का है गहराई, लहरें, मौजें, सिपियाँ, मोती, चमका, दमका,
रंज, गम। स्टूडेंट्स, ये आपका तीसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया है और इसके साथ ही आपकी नज़्म बादल का गीत मुकम्मल हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये सबक समझने में आसानी होगी। अगर कोई मसला दरपेश है तो आप वीडियो को रिवाइंड करें, बार बार सुनें और फिर उसे याद करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।